और इसी से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्लांट्स के अंदर इन हार्मोन्स का रोल क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करना, इसीलिए इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कह रहे हैं। और इस ग्रुप के अंदर हम 5 इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे, ऑक्सिन्स को, जिब्रेलिन्स को, साइटोकिनिन्स को, एब्सिसिक एसिड को और इथीन को। जो सबसे पहला ग्रुप जिसकी तरफ हम चल रहे हैं दैट इज ऑफ ऑक्सिन्स। इनको IAA से भी हम लिखते हैं एंड IAA इज इट्स केमिकल नेम और केमिकली इसको हम इंडोल एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। अब अमूमन पेपर के अंदर जब यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स को अमूमन इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो रोल हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसीलिए इन हार्मोन्स के एक्शंस को याद रखने के लिए आपने इस स्कीम को याद रखना है। यानी किसी भी हार्मोन के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए वो देते हैं, ऑक्सिन्स के ऊपर, जिब्रेलिन्स के ऊपर या साइटोकिनिन्स के ऊपर, तो आपने इस स्कीम को फॉलो करना है। यानी आपने हर एक हार्मोन को जब एक्सप्लेन करेंगे या प्रिपेयर करेंगे तो आपने सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन बताना है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हार्मोन के ग्रुप का। उसके बाद उसका ग्रोथ पर ओवरऑल इन्फ्लुएंस होगा कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है या इनहिबिट करता है। जनरली प्लांट हार्मोन्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम नाम देते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटर्स और दूसरे को हम नाम देते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। यानी अगर ग्रोथ को स्टिमुलेट करें तो वो ग्रोथ स्टिमुलेटर के ग्रुप में आ जाएगा, ग्रोथ को इनहिबिट करें तो वो ग्रोथ इनहिबिटर के ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना होगा इन हार्मोन्स का स्टेम के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, रूट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, बड्स पर क्या इफेक्ट होगा, सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। अब यहां पर आप एक टर्म पढ़ेंगे जो कॉमनली इस पूरे टॉपिक के अंदर यूज होगी, वो सीड डोरमेंसी की है। नॉर्मली जो सीड की एक डेफिनेशन हम करते हैं वो ये होती है कि सीड इज अ डोरमेंट एम्ब्रियो, यानी जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता उसका एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता, वो डोरमेंट फॉर्म में मौजूद होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो डोरमेंसी ब्रेक हो गई है। तो इसलिए आप इन हार्मोन्स में ये एक टर्म पढ़ेंगे, ब्रेक इन द सीड डोरमेंसी। उसका मतलब ये होगा कि वो हार्मोन सीड की जर्मिनेशन करवा रहा है। इसी तरह से लीव्स के ऊपर आप इनका इंपैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लावरिंग के ऊपर आप इनका इंपैक्ट पढ़ेंगे, फ्रूट से रिलेटेड के फ्रूट की ग्रोथ को कौन प्रोमोट कर रहा है, फ्रूट की राइपनिंग कौन करवा रहा है। फिर उसके बाद आप इफेक्ट देखेंगे पार्थिनोकार्पी के ऊपर। अब इन टॉपिक्स को आप नेक्स्ट चैप्टर 18 में वैसे डिटेल से पढ़ेंगे। पार्थिनोकार्पी के जरिए सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होता है। यानी पार्थिनोकार्पी हम किसको कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन ना होने का मतलब है कि एम्ब्रियो नहीं होगा और सीड नहीं बनेगा, इसलिए इन फ्रूट्स को हम सीडलेस फ्रूट्स का नाम भी देते हैं। उसके बाद आप इनका इफेक्ट पढ़ेंगे एपिकल डोमिनेंस के ऊपर। अब एपिकल डोमिनेंस हम किसको कहते हैं कि अगर प्लांट की एपेक्स ज्यादा ग्रो करती है एज कंपेयर टू लेटरल ब्रांचेस, तो इस डोमिनेंस को हम कहेंगे एपिकल डोमिनेंस। अगर लेटरल ब्रांचेस ज्यादा ग्रो करती हैं तो फिर एपेक्स रिड्यूस्ड होगी, उसको हम लेटरल डोमिनेंस कहेंगे। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, मोर ग्रोथ ऑफ द एपेक्स ऑफ शूट और रूट एज कंपेयर टू द लेटरल ब्रांचेस। इस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इनका इफेक्ट एफसीएन के ऊपर। अब एफसीएन हम किसको कहते हैं, डिफरेंट प्लांट्स शो लॉस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, उनमें लीफ ड्रॉप कर जाता है, फ्रूट्स ड्रॉप करते हैं, फ्लावर्स ड्रॉप कर जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स का विच ड्रॉप फ्रॉम द प्लांट, इस मैकेनिज्म को हम एफसीएन का नाम देते हैं। और उसके बाद हम एंड पे देखेंगे इनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस को कि इस हार्मोन को कमर्शियली कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। सो ये एक जनरल प्लान है जो तमाम हार्मोन्स की डिटेल्स के अंदर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सिन्स को देख लेते हैं और ऑक्सिन्स के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केमिकली इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर इंडोल एसिटिक एसिड। यानी ये इंडोल एसिटिक एसिड
इनकी केमिकल नेम है और इसी से इनकी डिफरेंट फॉर्म्स डिराइव होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ द इंडोल एसिटिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स होंगे। ओवरऑल आपने याद रखना है कि इट इज ग्रोथ स्टिमुलेटर, यानी ये हार्मोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। इसलिए ज्यादातर एक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि ये डिफरेंट ग्रोथ एक्शंस को पार्ट्स के ऊपर प्रोमोट कर रहे होंगे। आपको प्रोमोट का वर्ड यहां पे ज्यादा कॉमन नजर आएगा। सबसे पहले हम स्टेम की तरफ चलते हैं कि स्टेम पर इसका इफेक्ट क्या होगा। स्टेम में आपने ये याद रखना है कि दे कॉज सेल एनलार्जमेंट बिहाइंड एपेक्स। ये भी आप प्लांट की ग्रोथ के अंदर डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे कि कहीं पे सेल डिवीजन हो रही होगी, कहीं पर सेल एनलार्जमेंट हो रही होगी। तो एपेक्स से बिलो, बिहाइंड, इनका रोल क्या होगा? सेल की एनलार्जमेंट करवाना। लेकिन उसके साथ साथ स्टेम के अंदर जो कैम्बियम मौजूद होती है विच काजेस सेकेंडरी ग्रोथ, उस कैम्बियम के लेवल पर यह हार्मोन सेल डिवीजन करवाता है, यानी कैम्बियम में सेल डिवीजन और एपेक्स के बिलो सेल एनलार्जमेंट करवा रहा होगा। इसी तरह अगर हम रूट्स की तरफ चलें तो रूट्स के लेवल पर दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रोपिज्म। आपने पढ़ा हुआ है कि रूट्स शो जियोट्रोपिक मूवमेंट, और वहां पर भी आपने ये याद रखना है कि ये हार्मोन अगर लो कंसंट्रेशन में होगा तो रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करेगा, और अगर हायर कंसंट्रेशन में होगा तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। यानी ये भी हार्मोन्स के एक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं पे उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन किसी एक्शन को प्रोमोट कर रही होती है, कहीं पे ज्यादा कंसंट्रेशन एक्शन को इनहिबिट कर रही होती है। तो आपने ये याद रखना है कि रूट्स के लेवल पर लो कंसंट्रेशन रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करेगी, जबकि हायर कंसंट्रेशन रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, और उसी की वजह से ये जियोट्रोपिक मूवमेंट होगी रूट्स के लेवल पर। बर्ड्स की तरफ अगर हम चलें, उससे पहले रूट में एक और एक्शन भी आपने याद रखना है कि दे आल्सो कॉज रूट ग्रोथ फ्रॉम कटिंग्स एंड कैलसेस। ये कई प्लांट्स की हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग्स को लगाते हैं कि लाइक रोज की एक ब्रांच को हमने कट किया, उसको कहीं पे लगा दिया, उससे वो पूरे का पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसी तरह कैलस हम अनडिफरेंशिएटेड मैस को कहते हैं कि टिश्यू कल्चर से हमने सपोज कैलस बनाया, तो कैलस के अंदर और कटिंग्स के अंदर जो रूट्स की ग्रोथ है वो भी ये ऑक्सिन्स करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इसका एक्शन देखते हैं बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स में भी आपने याद रखना है कि दे कॉज बर्ड इनिशिएशन इन शूट्स, यानी शूट्स के लेवल पर, ब्रांचेस के लेवल पर नई बर्ड्स का बनना। दिस एक्शन इज आल्सो प्रोमोटेड बाय दिस ऑक्सिन्स। उसके बाद सीड की तरफ अगर हम चलें, जैसा कि मैंने बताया था कि दिस हार्मोन काजेस ब्रेक इन सीड डोरमेंसी, और सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का जहां पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि दिस हार्मोन प्रोमोट्स सीड जर्मिनेशन, यानी सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया, एम्ब्रियो की डोरमेंट स्टेट को खत्म किया और जर्मिनेशन को स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद इसका इफेक्ट हम देखते हैं लीफ के ऊपर, और यहां पर आपने इसका एक्शन याद रखना है कि इट कॉजेस डिले इन लीफ सेनिसेंस। लीफ सेनिसेंस हम कहते हैं लीफ एजिंग को। अब लीफ एजिंग को डिले करने का मतलब क्या है कि इट कीप्स लीव्स ग्रीन एंड फ्रेश, लीव्स को ग्रीन रखेगा, फ्रेश रखेगा। और क्यों? क्योंकि ये लीफ की एजिंग को डिले करवा रहा है। उसके बाद फ्लावरिंग पे इसका इफेक्ट क्या होगा? इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग। इसी तरह से फ्रूट्स की तरफ अगर हम चलें तो ये फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्रूट की ग्रोथ को ये प्रोमोट करेगा। पार्थिनोकार्पी में आपने ये याद रखना है कि इट समटाइम्स इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, यानी कुछ केसेस के अंदर ये सीडलेस फ्रूट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह एपिकल डोमिनेंस की तरफ अगर हम जाएं तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है, और एप्सियन को ये इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रोमोट करने वाला हार्मोन है। एप्सियन उसके अपोजिट है, यानी अगर प्लांट की ग्रोथ कम है, वो अपने लीव्स को, फ्रूट्स को ड्रॉप कर रहा है, तो वो एप्सियन कहलाएगी, तो ये इनहिबिट करेगा एप्सियन को। अब हम चलते हैं इसकी कमर्शियल फॉर्म्स की तरफ। इसमें आपने सबसे पहले तो ये दो कमर्शियल फॉर्म्स याद रखनी है, यानी NAA स्टैंड्स फॉर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरी इसकी कमर्शियल फॉर्म है IPA विच स्टैंड्स फॉर इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये NAA और IPA ये दोनों एक तो फ्रूटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी फ्रूट्स की डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर। उसके अलावा
दीज आर यूज्ड फॉर फ्रूट सेट। अब आपने यहां पे भी ये याद रखना है कि फ्रूट सेट का क्या मतलब है। फ्रूट सेट का मतलब ये नहीं कि फ्रूट का जोड़ा, हमें वर्ड से तो ऐसा लग रहा है सेट के उसका कॉम्बिनेशन है। फ्रूट सेट हम किसको कहते हैं? रिटेंशन ऑफ द ओवरी दैट बिकम्स फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट सेट। यानी ये एक प्रोसेस है, ओवरी का रिटेन होना ताकि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो सके, इसको हम फ्रूट सेट कहते हैं। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, दीज आर लॉस्ट, बट ओवरी सर्वाइव्स, और इसी ओवरी ने आगे फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रूट सेट कहते हैं। तो ये जो ऑक्सिन्स हैं ये फ्रूट सेट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। एंड समटाइम्स वी यूज दीज ऑक्सिन्स फॉर पार्थिनोकार्पी, यानी सीडलेस फ्रूट्स को हासिल करने के लिए भी हम इन ऑक्सिन्स को यूज कर रहे होते हैं। एक और कमर्शियल फॉर्म आपने ऑक्सिन्स की याद रखनी है, वो है 2,4-D। 2,4-D इज यूज्ड एज सिलेक्टिव वीड किलर। वीड्स हम ये झाड़ियों को कहते हैं जो पौधों के साथ ग्रो कर जाते हैं और वो पौधों के साथ कंपीट करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब इसीलिए जहां पर वीड्स ज्यादा होंगी वहां पर क्रॉप्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, और इस केस में उन क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए वीड्स को किल किया जाता है और उसके लिए इस 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। अब इसको सिलेक्टिव वीड किलर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट विल एक्ट ओनली ऑन द ब्रॉड लीव्स, और वो ब्रॉड लीव्स अमूमन डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक वीट है, वीट इज अ क्रॉप, वीट के अंदर लीव्स ब्रॉड नहीं होते, इसलिए जब हम स्प्रे करेंगे तो ये वीट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन उसके दरमियान में जहां पे ब्रॉड लीव्स वीड्स प्रेजेंट होंगी उनको ये किल कर देगा। इसी तरह से दिस 2,4-D इज यूज्ड टू इनहिबिट स्प्राउटिंग इन पोटैटोस। आपने कभी कभार देखा होगा कि घर में अगर पोटैटो ज्यादा दिनों के लिए पड़ा रहे तो उसकी बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो। तो ये 2,4-D उस स्प्राउटिंग को इनहिबिट करता है, यानी पोटैटो की जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है उसको ये इनहिबिट करता है। और इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी अगर पहले ही फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो ये उसके ड्रॉप को प्रिवेंट करेगा जब तक वो राइपन नहीं हो जाता, जब तक वो कंप्लीट मैच्योर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जी स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं प्लांट्स के सेकंड हार्मोन्स के ग्रुप की तरफ, दैट इज ऑफ जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स को हम शॉर्टली GA से लिख रहे होते हैं। इसकी रीजन मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगे। जिब्रेलिन्स में आपने याद रखना है कि दिस GA स्टैंड्स फॉर जिब्रेलिक एसिड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ जिब्रेलिन्स, और कमर्शियली वी गेट दीज जिब्रेलिन्स फ्रॉम फंगल कल्चर्स। फंजाई से हम इस हार्मोन को कमर्शियली डेवलप करवा रहे होते हैं। जब हम इसके एक्शंस की तरफ जाएंगे तो आपने ये याद रखना है कि दिस हार्मोन वर्क्स पैरेलल टू ऑक्सिन्स, इसलिए इसके ज्यादातर जो एक्शंस हैं वो ऑक्सिन्स जैसे होंगे और ये ऑक्सिन्स को उन एक्शंस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने इसके ओवरऑल इन्फ्लुएंस में याद रखना है कि दिस इज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर, इसने ग्रोथ को प्रोमोट करना है। हम इसका इफेक्ट स्टेम पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपने एक एक्शन तो ये याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम दोनों में एक तो ये सेल की एनलार्जमेंट काज करता है और उसके साथ साथ ये सेल डिवीजन भी करवा रहा होता है। यानी एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम के लेवल पर ये दोनों एक्शंस करवा रहा होगा स्टेम में, यानी सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। रूट पर अगर हम इसका एक्शन देखें तो इट प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ द रूट, रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। बर्ड्स की तरफ अगर हम जाएं तो क्राइसेंथेमम कैलस के अंदर ये बर्ड की इनिशिएशन करवाता है। ठीक है, ये आपने प्लांट नेम याद रखना है कि इस प्लांट के कैलस के अंदर ये बर्ड की इनिशिएशन करवाएगा। इसी तरह सीड पर अगर इसका इंपैक्ट हम देखेंगे तो ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, लाइक दैट ऑफ ऑक्सिन्स। तो यहां पर भी आपने दोनों एक्शंस को इकट्ठा याद रखना है कि बर्ड इनिशिएशन का मतलब है कि बर्ड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, सीड जर्मिनेशन का मतलब है कि सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है। तो इट ब्रेक्स बोथ बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। लीव्स के ऊपर हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इट प्रोमोट्स
लीफ ग्रोथ, लीफ की ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है। और इसी तरह से आपने ये याद रखना है लीफ के ऊपर एक और एक्शन कि इट कॉजेस डिले इन लीफ सेनेसेंस, यानी ये भी लीफ की एजिंग के प्रोसेस को डिले करता है लाइक दैट ऑफ ऑक्सिन्स। उसके बाद फ्लावरिंग की तरफ हम चलते हैं और फ्लावरिंग में आपने ये याद रखना है कि इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये भी हम जब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे तो वहां पे प्लांट के 2 से 3 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। उनमें से एक ग्रुप को हम नाम देंगे लॉन्ग डे प्लांट्स का, दूसरे ग्रुप को नाम देंगे शॉर्ट डे प्लांट्स का, और तीसरे ग्रुप को नाम देंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स का। उनकी डिटेल्स हम उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स हम किनको कहते हैं। आपने यहां पर यह एक्शन याद रखना है कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करती है रेड लाइट, और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करती है फॉर रेड लाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो जिब्रेलिन्स हैं दीज आर एक्टिंग एज द सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। और रेड लाइट ने क्या करना है, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करना है और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करना है। तो उसी तरह आपने जिब्रेलिन्स के बारे में भी याद रखना है कि दे प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इनके फ्रूट के ऊपर इफेक्ट को देखते हैं कि फ्रूट पर इनका इफेक्ट क्या होगा। सो दीज जिब्रेलिन्स प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। और इसी तरह से आपने याद रखना है कि दे सम टाइम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी को भी ये किसी टाइम इंड्यूस कर रहे होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। एपिकल डोमिनेंस में भी इनका इंपैक्ट ऑक्सिन्स के जैसा होगा, यानी दे आल्सो प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट करने का मतलब होगा कि ट्री की डेवलपमेंट और इसी तरह से टैप रूट की डेवलपमेंट। टैप रूट एंड ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एप्सियन को ऑक्सिन्स की तरह ये भी इनहिबिट करेगा। कमर्शियली अगर हम चलें तो इसकी 2 फॉर्म्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वन इज GA। GA जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट स्टैंड्स फॉर जिब्रेलिक एसिड। दिस इज कमर्शियली यूज्ड फॉर फ्रूट सेटिंग, यानी फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, ओवरी की रिटेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसी तरह से इट इज यूज्ड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन सर्टेन प्लांट्स, और कुछ केसेस के अंदर फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने के लिए भी इसे यूज किया जा रहा होता है। दूसरी इसकी कमर्शियल फॉर्म हमारे पास मौजूद है GA3। अब GA3 को कहां पे यूज करते हैं? नंबर 1, इट इज यूज टू गेट द माल्टिंग इफेक्ट। माल्टिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस माल्टोस। और माल्टोस हम कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम। तो दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्ट। इस माल्ट की प्रोडक्शन को हम कहते हैं माल्टिंग, और इस माल्ट को फिर डिफरेंट जूसेस के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर यूज किया जा रहा होता है। और इसी के साथ साथ अब आपने ये याद रखना है कि दीज आर आल्सो यूज्ड टू कॉज डिले इन राइपनिंग, ताकि फ्रूट मेच्योर हो, डेवलप हो जाए, वहां पे इसको यूज किया जाता है। और अल्टीमेटली जब राइपनिंग डिले होगी तो उस फ्रूट के अंदर जो स्टोरेज एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा अमाउंट में फूड को स्टोर कर रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, हार्मोन्स के नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम चल रहे हैं, दैट इज ऑफ एब्सिसिक एसिड। और इसको आपने, इसकी जो एब्रीवेशन है उसको अब्बा के नाम से नहीं बुलाना, आपने इसको ABA कहना है। सो ABA इज द एब्रीवेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। हम इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ से डिराइव होता है। सो जो एब्सिसिक एसिड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइसोप्रिनाइड यूनिट, या आप कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ आइसोप्रिनाइड यूनिट्स। सो इसलिए हम इसको आइसोप्रिनाइड डेरिवेटिव कहेंगे। और इसका जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस आपने याद रखना है प्लांट्स के ऊपर, वो ग्रोथ इनहिबिटर का है, यानी कॉमनली ये डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है। सो वी प्लेस इट इन दिस ग्रुप, और इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर कह सकते हैं। इसके स्टेम पे हम इफेक्ट देखेंगे, तो जैसा कि ग्रोथ इनहिबिटर की हेडिंग के अंडर आपने पढ़ लिया है कि ये स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लेकिन कब इनहिबिट करेगा? अंडर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है या बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल है
तो तब ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। जनरली नहीं करेगा, बट विल इनहिबिट अंडर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि इट ऑल्सो इनहिबिट्स रूट ग्रोथ। यहां पे भी कब इनहिबिट करेगा? अंडर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। बर्ड्स की तरफ अगर हम जाएं तो इट प्रोमोट्स बर्ड डॉर्मेंसी। अब बर्ड डॉर्मेंसी को प्रोमोट करने का मतलब क्या है कि ये बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है ताकि बर्ड्स ग्रो ना करें। इसी तरह से सीड के लेवल पर अगर हम जाएं तो इट प्रोमोट्स सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को प्रोमोट करने का मतलब क्या है कि ये सीड को अलाउ नहीं कर रहा कि वो जर्मिनेट करे या वो ग्रो करे। लीफ की तरफ अगर हम जाएं तो इट प्रोमोट्स लीफ सेनेसेंस। अब लीफ सेनेसेंस का मतलब क्या है? लीफ एजिंग, यानी ये लीफ एजिंग को प्रोमोट कर रहा होता है। फ्लावरिंग में इसका एज सच जो इंपैक्ट है वो जिब्रेलिन्स के अपोजिट होता है। यहां पे दो एक्शंस आपने याद रखने हैं जो हम एंटेगोनिस्ट पढ़ेंगे, एक स्टोमेटा से रिलेटेड और दूसरा फ्लावरिंग से रिलेटेड। स्टोमेटा से रिलेटेड आपने याद रखना है कि इट इज एंटेगोनिस्ट टू साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स में हमने पढ़ा था कि साइटोकिनिन्स प्रोमोट स्टोमेटल ओपनिंग, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है इट प्रोमोट्स स्टोमेटल क्लोजिंग। लेकिन यहां पे भी ये स्टोमेटा की क्लोजिंग कब करवाएगा? अंडर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। यानी अगर प्लांट से वाटर लॉस ज्यादा है, देयर आर चांसेस ऑफ विल्टिंग ऑफ द प्लांट, तो तब ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। तो आपने याद रखना है कि स्टोमेटल फिजियोलॉजी के रेफरेंस में ये साइटोकिनिन के एंटेगोनिस्ट है, जबकि फ्लावरिंग के केस में ये जिब्रेलिन्स के एंटेगोनिस्ट है। जिब्रेलिन्स में हमने पढ़ा था कि जिब्रेलिन्स प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट्स। यहां पर इसका एक्शन अपोजिट होगा कि एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स में जो लाइट इन्वॉल्व होती है उनकी फ्लावरिंग के लिए, दैट इज फॉर रेड लाइट। तो जैसा कि जिब्रेलिन्स में हम पढ़ते हैं कि जिब्रेलिन्स एक्ट एज द सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट, तो सिमिलरली एब्सिसिक एसिड के बारे में हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एज द सब्स्टिट्यूट फॉर फॉरेड लाइट, और फॉरेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक्ट करते हुए ये शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रूट की तरफ। तो अगेन उसी तरह, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, सो इट कॉजेज डिले इन फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ को डिले करता है। पार्थिनोकार्पी पर एज सच इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। एपिकल डोमिनेंस पे भी इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। और एब्सियन का वर्ड ही एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड है, यानी एब्सिसिक एसिड का जो वर्ड है दैट वाज इनिशियली डिराइव्ड फ्रॉम एब्सियन। और क्यों? बिकॉज दिस हार्मोन प्रोमोट्स एब्सियन, इसीलिए इसको एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया। लास्ट में हम इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस की तरफ अगर चलें तो आपने याद रखना है कि दिस इज यूज्ड टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप, यानी ये फ्रूट ड्रॉप को डिले करता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जितना फ्रूट ड्रॉप डिले होगा उस ट्री के ऊपर तमाम डेवलप होने वाले फ्रूट्स एक ही वक्त में मैच्योर होंगे, तो उनका जो पिकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेचुरली तो किसी फ्रूट ने पहले राइपन होना है, किसी ने बाद में होना है, तो वो डिफरेंट टाइम्स पर उनको पिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस ट्री के ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो तब उसके सारे फ्रूट्स एक ही टाइम पर राइपन होंगे और उसकी वजह से जो पिकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा।